नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमला, 2 भारतीय समेत 5 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की निंदा। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का किया दौरा। 20 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। वित्त मंत्री का जीएसटी विधेयक मानसून सत्र में पारित कराने पर जोर। विपक्ष से राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाने की अपील। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं। मेरिट में नहीं जुड़ेंगे सीसैट के अंक। हिंदी भाषी छात्रों के लिए राहत। विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला। और बीते साल में खाद्यान्न उत्पादन में 5.25% की कमी का अनुमान। करीब 14 मिलियन टन कम पैदावार की आशंका। खराब मौसम और बेमौसम बारिश की मार। और सबसे पहली एक खबर अफगानिस्तान से है, जहां राजधानी काबुल में देर रात हुए आतंकी हमले में 2 भारतीयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी है। अफगानी सेना ने तीनों हमलावर बंदूकधारियों को मार गिराया। पार्क पैलेस गेस्ट हाउस में हुई इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है। हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है। करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार अफगानी सेना ने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे इन लोगों को आतंकियों की कैद से रिहा करा लिया। हालांकि इस हमले में 2 भारतीय समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी देर रात काबुल के पार्क पैलेस गेस्ट हाउस में एक म्यूजिकल कंसर्ट को सुनने गए थे। अफगानिस्तान के स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे आतंकियों ने यहां हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने करीब 44 लोगों को बंधक बना लिया था। फिलहाल हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। माना जा रहा है कि विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर तालिबान ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की पूरी पड़ताल करने की बात कही है। तहकीकात मा दर استاد تیمای تحقیقاتی ما کار میکنه که ما اصلا سر این موضوع کار کنیم، چون این عمله نبود که بالای دروازه هتل شده باشه یا پیره‌دارا را زده باشه، داخل شده باشه। तालिबान ने इससे पहले भी गेस्ट हाउस और होटलों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। पिछले साल काबुल में ही तालिबानी बंदूकधारियों ने 9 लोगों को सेरेना होटल में मार दिया था। वहीं 2 महीने पहले आतंकी हमले में लीबिया के 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें संयुक्त राष्ट्र और IMF के अधिकारी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी वारदात पर चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय चीन दौरा आज शियान शहर से शुरू हुआ, जहां वो टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम गए। 8000 सैनिकों, 130 रथ, 520 घोड़ों और 150 घुड़सवारों वाली ये आर्मी सम्राट के मकबरे में खुदाई के दौरान 29 मार्च 1974 को सामने आई थी। 1990 के दशक के बाद शियान उस वक्त एक सांस्कृतिक, औद्योगिक और शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा था, जब चीन सरकार ने सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आर्थिक पुनरुत्थान के कार्यक्रम शुरू किए। और जो वॉर मेमोरियल की पुस्तिका है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश लिखा और हस्ताक्षर किए। शियान का टेराकोटा म्यूजियम दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक अजूबा है। चीन आने वाला हर व्यक्ति यहां आने से अपने आप को रोक नहीं पाता। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राज्यसभा टीवी संवाददाता अमृता राय ने म्यूजियम से जुड़े विश्वासों को लेकर बात की यहां के गाइड से। इस जगह की खासियत क्या है, इतिहास क्या है और इसके पीछे यहाँ के लोगों का विश्वास क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी गाइड हमारे साथ हैं रे। What is the importance of this place?
the important because in the 200 BC, the Chinese, we have already know the art to build this statue. Just show our Chinese, we also good at the artistic these things. And what is the faith about them? How you discover? This warrior only just found by accident, just by farmer when they want to find the water, but they just found the warrior later. Just when they found the warrior, sometimes when they just found the water, only just about 3 meters deeply, we found a fragment of the warrior. And later we found the bricks and some pieces. We just wonder, this is the capital for the 13th dynasty. Maybe they have some relic. So later the government pay a lot of attention here. And later we prove in the warrior's place we all have the statue. We all read the maker, his name, and the weapon just read in Emperor Qin Shi Huang which year made. We found this belong to Emperor Qin Shi Huang. तो शियान से शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की। 3 देशों की यात्रा का पहला चरण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और शियान से शुरुआत की। बतौर प्रधानमंत्री ये उनका पहला चीन का दौरा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 20 से ज्यादा व्यापारिक समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इस दौरे को मेक इन इंडिया अभियान और बुनियादी ढांचे के लिए निवेश जुटाने के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मंगोलिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज सुबह चीन के शहर शियान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। शियान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुश्तैनी निवास रहा है। यहाँ उनकी चीनी राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता होगी। इसमें आपसी मसलों के अलावा पाकिस्तान और आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत बताया है। मुझे विश्वास है कि चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा। प्रधानमंत्री 15 मई को राजधानी बीजिंग में होंगे, जहां चीन के प्रधानमंत्री ली खाचियान उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। इस दौरान 20 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें व्यापार, निर्माण और राजनीतिक सहयोग के मुद्दे शामिल होंगे। Full range of political issues would be discussed, bilateral ties, regional issues, multilateral issues, not just political matters but economic issues will also come up, issues relating to trade, to investment, to our collaboration on infrastructure projects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को शंघाई में प्रमुख चीनी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और निजी क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का जायजा लेंगे। भारतीय कंपनियों के चीन में व्यापार पर सहयोग पर भी बात होगी। भारत और चीन के बीच 65 अरब डॉलर के मौजूदा आपसी व्यापार में फिलहाल चीन का दबदबा है। A lot of Indian companies are finding barriers in doing business in China. So this market access issue, we would wish the Prime Minister to take up so that these issues are resolved. भारत और चीन व्यापार और सीमा से जुड़े मसले पर एक मत नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और चीनी राजनीतिक नेतृत्व की कोशिश होगी कि न सिर्फ सरकार के स्तर पर आपसी समझदारी बढ़े, बल्कि जनता के बीच भी नजदीकियां बढ़े। अपनी चीन यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते को भी एक नया आयाम देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति के गृह प्रदेश को अपने पहले पड़ाव के रूप में चुना है, जो कि इस देश के सबसे पुराने शहरों में माना जाता है और जो कि राजनीतिक ताकत का केंद्र भी है। शियान से कैमरा पर्सन पद्माकर के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। और अमृता राय शियान से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृता, जैसा आपने कहा कि कारोबारी और जो तमाम अहम मसले हैं, खासकर सीमा विवाद, उनके अलावा एक भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी अहमियत नरेंद्र मोदी इस दौरे में देना चाहेंगे। शियान से शुरुआत की, ऐतिहासिक म्यूजियम का दौरा किया, वाइबो पे पहले अकाउंट खोला, चीनी मीडिया से बात की। इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देख रही है और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कुछ अहम है? प्रीति, देखिए स्ट्रेटेजी तो अभी तो शुरुआत हुई है और आज हम स्ट्रेटेजी से ज्यादा हम इस बारे में बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में
महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपने जो अपनी तस्वीरें दिखाई और जो कहानी बताई, उसमें बताया कि कैसे टेराकोटा म्यूजियम गए और वहां पर उन्होंने अपनी बातें भी कही, अपनी भावनाओं को भी रजिस्टर में शेयर किया। दरअसल ये चिन शी वोंग नाम के एक एम्परर हुआ करते थे तकरीबन 2000 साल पहले चीन में, जिनको ये माना जाता है कि उन्होंने चीन को यूनाइट किया और उन्हीं के नाम पर चाइना का नाम रखा गया। और ये उस वक्त के एम्परर हैं जब भारत में संभवतः अशोका का राज हुआ करता था। तो इसलिए दोनों को एक तरह से एक समानता के एंगल पर देखने की, भावनात्मक एंगल पर देखने की और अपने आप को उस जगह पर ले जाकर दिखाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो एक तो ये बात है कि भावनात्मक इम्पोर्टेंस की चीजों के साथ उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन आज उसके अलावा जो उनके प्रोग्राम होंगे वो इसके बाद एक श्विनचांग के नाम पर बनाया गया एक वाइल्ड गूस पगोडा है, वहां जाएंगे, एक मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद 3:30 बजे वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात उनकी देर तक चल सकती है, तकरीबन 1 घंटे भी चल सकती है। और इसके बाद वो यहाँ से बीजिंग के दौरे पर रवाना होंगे। जैसा आपने बताया कि तकरीबन 20 से ज्यादा व्यापारिक समझौते होने हैं, तो ये सब कुछ इस यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन मुख्य उद्देश्य ऐसा लगता है कि शियान में आकर वो ये जताना चाहते हैं कि हमारे भावनात्मक रिश्ते भी यहाँ से मजबूत हों। जी, आपने बताया तमाम इसके बाद मंदिर भी जाना है, उसके बाद बीजिंग जाना है। जो 20 समझौते होने हैं, खासकर जोर किस पर रहने वाला है? भारत को इन समझौतों से खासकर क्या मिलता दिखाई देगा? और चीन की अगर उम्मीदों की बात की जाए अमृता, तो चीन किस तरह की उम्मीदें लगाए है? वहां का मीडिया किस तरह से इसे ले रहा है? चीन की उम्मीदों के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीनी मीडिया में बहुत उत्साहजनक खबरें तो हमने नहीं देखी। लेकिन हाँ, भारत की उम्मीदें जरूर हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट को जरूर कम किया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस दौरे में आए हुए हैं। तो यहाँ के प्रांतीय नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। जो वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे और एक बड़ा बिजनेस जो मीट है वो भी होने वाला है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा इस बात को लेकर है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया जाए, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट बढ़ाया जाए और जो हाई लेवल पॉलिटिशियन है या जो नेता हैं उनके बीच में संबंधों को प्रगाढ़ किया जाए, ताकि जो विवाद के मुद्दे हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर जो आगे मतलब प्रोस्पेरिटी के, समृद्धि के जो मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम रहेगा ट्रेड डेफिसिट को दूर करना, कारोबार को आगे ले जाना, मेक इन इंडिया के तहत निवेश को बढ़ाने पर भी भारत का जोर रहना है। और 3 दिन की यात्रा है, शियान पहुंचे हैं, शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। संसद का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया और इस सत्र में रेल बजट और आम बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। इसके अलावा किसानों और खेती के संकट जैसे विषयों पर चर्चा के अलावा कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। हालांकि जीएसटी और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयकों को समितियों के पास भेजना पड़ा। इस सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष का मजबूत हस्तक्षेप भी देखा गया। बजट सत्र में लोकसभा की कुल 35 बैठकें हुई, जबकि राज्यसभा की बैठकों की संख्या 32 रही। इस सत्र में दोनों सदनों ने कुल 24 बिल पास किए। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 साल में किसी सत्र में इतने बिल पास नहीं किए गए। बजट सत्र में जो बिल पास हुए उनमें बांग्लादेश के साथ जुड़े लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और ब्लैक मनी बिल अहम रहे। सरकार ने कहा कि पिछले 1 साल में संसद की कुल 90 बैठकें हुई हैं, जो साल में संसद की कम से कम 100 बैठक के लक्ष्य को पाने के करीब हैं। Total of 22 bills were introduced in Lok Sabha, 2 bills in Rajya Sabha during the budget session. Lok Sabha passed 23 bills, Rajya Sabha passed 24 bills. बजट सत्र में लोकसभा में सरकार को संख्या बल का स्पष्ट फायदा मिला। लोकसभा में सरकार के सभी बिल आसानी से पास हो गए, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिली। विपक्ष के दबाव में सरकार को कई बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने पड़े। इन बिलों में जीएसटी भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को भी विपक्ष के दबाव में संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। राज्यसभा ने 235वें सत्र के दौरान 12 विधेयकों और 1 गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी दी। The legislative activity in the session was indicative
of considerable vigor. 12 government bills, including one constitutional amendment bill, were passed and returned. In addition, and after a gap of 36 years, a private member's bill aimed at promoting the right of transgenders was also passed. सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझाने वाले इस विधेयक पर दोनों ही सदनों में बेहद सौहार्द का माहौल नजर आया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। विदेशों में काला धन रखने वाले लोगों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना वसूलने से जुड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पारित होने के बाद कल राज्यसभा ने बिल को चर्चा के बाद लौटा दिया। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को निर्धारित समय सीमा के लिए एक रास्ता भी मुहैया कराया गया है। समय सीमा बीतने के बाद 30% कर के साथ 90% जुर्माना चुकाना होगा और आपराधिक मामलों का भी सामना करना होगा। जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार जुलाई में इसे पारित कराएगी। उन्होंने विपक्ष से इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाने की अपील की। वित्त मंत्री ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद मॉनसून सत्र में ही भूमि अधिग्रहण विधेयक के भी पारित होने की उम्मीद जताई। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े जीएसटी विधेयक पर विपक्ष के रुख से वित्त मंत्री अरुण जेटली नाराज दिखे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी राजनीतिक एजेंडा नहीं है और इसमें देरी को लेकर किसी को रोमांचित नहीं होना चाहिए। जीएसटी को राष्ट्रीय एजेंडा बताते हुए जेटली ने कहा कि सरकार जुलाई में जीएसटी विधेयक पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। And if it is going to create India into one unified market, have free flow of goods and services, is going to facilitate free trade in this country, going to improve the revenues of the state, going to improve the revenues of the center, improve India's GDP, then nobody should get a thrill in delaying GST. And therefore we must pass it come what may in July. वित्त मंत्री ने मानसून सत्र में ही विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक के पारित होने की भी उम्मीद जताई। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने विधेयक को संसद की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेज दिया है। समिति मानसून सत्र के पहले दिन रिपोर्ट सौंपेगी। वित्त मंत्री का कहना है कि समिति की सिफारिशों के बाद विधेयक पर आम सहमति बनाना मुमकिन होगा। अब ये जो रास्ता हम लोगों ने अपनाया है कि जिसमें ज्वाइंट कमेटी को ये गया है, अब ज्वाइंट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे और ज्वाइंट कमेटी इज ऑलवेज रिपोर्टेड टू द हाउस। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में इसको पारित करने में कोई डिफिकल्टी आएगी। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कमेटी रिकमेंडेशन देती है तो सभी दल उसको स्वीकार करें। केंद्र सरकार आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिहाज से जीएसटी और भूमि अधिग्रहण विधेयक को काफी अहम मानती है। सरकार 1 अप्रैल 2016 से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करना चाहती है। ज्यादातर राज्यों की सहमति के बावजूद संसद में कांग्रेस के दबाव की वजह से विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति के पास है। समिति मानसून सत्र के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने बेनामी लेन देन प्रतिबंध संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। बैठक में एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी हुआ। इसके अलावा नई यूरिया पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बेनामी लेन देन प्रतिबंध संशोधन बिल 2015 को मंजूरी दे दी। इससे 1988 के मूल कानून में बदलाव होगा। विधेयक में बेनामी संपत्ति जब्त करने के साथ ही जुर्माने और जेल का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने बाल श्रम निषेध संशोधन बिल 2012 में बदलाव का फैसला भी किया है। नए संशोधन के बाद 14 साल से कम आयु के बच्चे परिवार के गैर खतरनाक कामों में हाथ बटा सकेंगे और मनोरंजन उद्योग में कुछ शर्तों के साथ काम कर सकेंगे। वहीं 14 से 18 साल के बच्चे किसी भी खतरनाक उद्योग में काम नहीं करेंगे। पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों का सिर्फ 18 तरह के खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध था। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी में 5% और इंडियन ऑयल में 10% सरकारी हिस्सेदारी बेचने पर मुहर लगा दी। दोनों कंपनियों में विनिवेश से सरकार को करीब 13,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 41,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट ने नई यूरिया नीति को मंजूरी भी दी है। इसका मकसद अगले 4 साल में यूरिया के उत्पादन में देश को पूरी तरह सक्षम बनाना है, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके। देश में हर साल 22 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन होता है। फिलहाल 8 मिलियन टन यूरिया आयात करना होता है। कैबिनेट ने नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर मंत्रियों की फोटो लगाने पर रोक लगा दी है। बुधवार को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी विज्ञापनों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही चित्र लगाए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में तमाम नेताओं और मंत्रियों के चित्रों को प्रकाशित करने को सरकारी पैसे का दुरुपयोग माना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों और राजनेताओं के फोटो नजर नहीं आएंगे। आदेश के मुताबिक सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें ही सरकारी विज्ञापनों का हिस्सा हो सकती हैं। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एम.वी. रमना की खंडपीठ ने सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों की फोटो को व्यक्ति पूजा की तरह माना है। सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा देता है और अगर कोई भी सरकारी इश्तेहार में अगर किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री की फोटो पब्लिश होती है तो वो इसका दुरुपयोग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले विज्ञापनों पर भी शर्तें लगाई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी विज्ञापन में पार्टी का नाम, सिंबल, लोगो, झंडा या पार्टी के किसी नेता का फोटो नहीं होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में इस फैसले का विरोध किया था। राजनीतिक दल भी अदालत के इन ताजा दिशा निर्देशों से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल ये तो कुछ थोड़ी न्याय संगत नजर नहीं आ रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सरकारी गैर सरकारी नहीं, बात ये है कि करोड़ों रुपया लगता है इस पे, इतनी ऐड की कोई जरूरत नहीं होती। I think it is well within the right of a government to project what it does by showing photographs of ministers and others. You know, it gives a very clear impression as to who is pioneering a particular intervention or an initiative. And then it is left for the people to decide whether if they like their intervention, should they support their government, and if they don't, should they oppose it. सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए केंद्र को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। 2003 में दाखिल याचिका में कहा गया था कि सरकार चला रही पार्टियां सरकारी विज्ञापनों के जरिए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती हैं। इसलिए नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, जिसने ये ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अब शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर आगे बढ़ सकती है। फैसला नहीं करती तब तक ये पैटर्न जारी रहेगा। इसके अलावा 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में बैठे छात्रों को इस साल परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। पिछले साल आंदोलन कर रहे छात्रों को सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। 2014-2015 में अनाज की पैदावार में 5.25% की कमी आने का अनुमान है। प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे एडवांस अनुमान के मुताबिक 2014-15 में कुल मिलाकर 251.12 मिलियन टन अनाज उत्पादन का अनुमान है। ये बीते साल के 265.04 मिलियन टन के रिकॉर्ड अनाज उत्पादन से करीब 14 मिलियन टन कम है। इस दौरान चावल का उत्पादन 102.54 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल से 4.11 मिलियन टन कम है। गेहूं का उत्पादन 90.78 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते साल से 5.07 मिलियन टन कम है। दालों का उत्पादन 17.38 मिलियन टन रहने का आकलन किया गया है, जो पिछले साल के उत्पादन से 1.87 मिलियन टन कम है। तिलहन के उत्पादन में भी कमी का अनुमान लगाया गया है। खराब मानसून की वजह से 2014-15 के दौरान खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा। इस साल फरवरी-मार्च के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का रबी की फसलों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। भारत और ताजिकिस्तान व्यापार को रफ्तार देने के लिए संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
भारत दौरे पर आए ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री असलोव सिरोजुद्दीन मुहिरिदनोविच और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच हुई बातचीत में सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सुषमा स्वराज ने क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुहिरिदनोविच 5 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं। और अब एक अहम खबर है पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी से। बुरुंडी के सेना प्रमुख गॉडफ्राइड न्यूम्बेर ने राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा को राष्ट्रपति पद से हटा दिया है। बुरुंडी के ताजा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पियरे नकुरुनजीजा संवैधानिक तौर पर तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कवायद कर रहे हैं। इसे लेकर पूरे बुरुंडी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि करीब 10 साल पहले एक लंबे गृह युद्ध के बाद ये देश मुक्त हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे सीसैट के अंक। हिंदी भाषी छात्रों के लिए राहत, विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला। बीते साल खाद्यान्न उत्पादन में 5.25% की कमी का अनुमान, करीब 14 मिलियन टन कम पैदावार की आशंका, खराब मानसून और बेमौसम बारिश की मार।